नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और देखिए, मुझसे कुछ बच्चे ये कह रहे थे जो मैं डेली क्वेश्चंस आंसर तो डिस्कस करती हूँ, जो नंबर्स होते हैं उनको इंक्रीज किया जाए, यानी कि जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है डेली करंट अफेयर्स के उनको इंक्रीज किया जाए। तो बच्चा, मैं तो कहूंगी मैं डेली 15 to 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए रेगुलर में 15 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिसमें आपका देखा जाए 10 MCQ होता है और जो 5 होते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे। और मेरा मानना यह है कि इतना आपके लिए पर डे के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं स्पेशली MCQ, तो जो भी कोई न्यूज में चीजें रहती है तो उसके स्टैटिक्स पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चर्चा में, जैसे WHO है, WTO, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चर्चा में है, न्यूज है, तो हम देखते हैं कि उसके स्टैटिक्स पर्सन को कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई, किस ईयर में हुई, इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, इसके द्वारा अगर कोई रिपोर्ट जारी किया जाता है तो वो रिपोर्ट कौन सी है, और स्पेशली इसका हेडक्वार्टर। तो ये सारी चीजें जो है हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को बल्कि रेगुलर देख रहे होते हैं, बल्कि उससे जुड़े हुए और भी सारी चीजें देखते हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली इतना ही फॉलो कर रहे हैं, डेली इतना आप जो पढ़ रहे हैं वही आपको डेली तैयार होता जा रहा है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा है। इससे ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप रेगुलर इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं, इस क्लास के रिलेटेड जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको आप नोट डाउन कर रहे हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इस क्लास की जो PDF है जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहती है उसको डाउनलोड करके आप डेली उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर आपको कहीं और करंट अफेयर्स पढ़ने या कोई और चीजें डिस्कस करने की किसी और से जरूरत नहीं होगी। यही आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इसी चीज को आप रेगुलर फॉलो करिए। रेगुलर इतना ही समय दीजिए जो आपको रेगुलर 30 to 35 मिनट्स, और अपनी नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। एग्जाम तक मेरी श्योरिटी है कि आप जरूर चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पड़िए, बस इतना सोचिए कि जो आप पढ़ी वो आपको तैयार हो रहा है कि नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को होल्ड करिए। चलिए, देर नहीं करूंगी, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास पे और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की दुआरे सरकार योजना केंद्र का डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। देखिए, ये एक स्टेट गवर्नमेंट जो है स्कीम चलाई गई थी, दुआरे सरकार योजना। जिस तरीके की ये योजना ने अपना कार्य किया, या जिस तरीके की योजना का क्रियान्वयन हुआ, जो इसका परिणाम रहा, उसको देखते हुए डिजिटल सरकार ने यहाँ पे जो है केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार से इसे सम्मानित किया है, अवार्ड से। और ये किस स्टेट गवर्नमेंट की योजना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप सभी लोग। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर क्या करिए। मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ। पहली बात तो आप रेगुलर आपकी संख्या बहुत कम रहती है। मैं नंबर ऑफ द क्वेश्चन बाद में बढ़ाऊंगी, पहले आप अपने नंबर्स को बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा सा क्लास को अटेंड क्या करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर क्या करिए आप लोग। ठीक है, फिर आपकी कोई सुनवाई होगी। और तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की योजना है दुआरे सरकार योजना। नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, दुआरे सरकार। देखिए, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको दुआरे का मतलब पता होगा। दुआरे मतलब द्वार, यानी कि जो घर से बाहर जो होता है, द्वार है आपके दरवाजे पे, है ना। हम लोग छोटे थे तो हम लोग हमेशा सुनते थे, घर पे जाते थे तो वहां पे क्या, दुआरे आजा, दुआरे चला, तो हम लोग बोलते थे ये सारी चीजें। तो दुआरे मतलब आपके दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का आना। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है, दुआरे सरकार योजना। और इस योजना के द्वारा जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो सरकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाती है, और ये काफी सफल योजना रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसे प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये अवार्ड जो है 2023 जनवरी में दिया जाएगा। ठीक है, और दिल्ली स्थित जो विज्ञान भवन है वहां पे राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अवार्ड को, जो वर्तमान राष्ट्रपति जी कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, उनको पश्चिम बंगाल सरकार जो है उन्हें जो राष्ट्रपति है वो पश्चिम बंगाल सरकार को सम्मानित करेंगे। यह पुरस्कार जो दिया जा रहा है, यह अवार्ड जो दिया जा रहा है वो
जो एक प्रोग्राम चलाया गया था केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया 2022, उसी के तहत इस पुरस्कार को दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल को। इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में, दिसंबर 2020 में चलाई गई थी। और जितने भी इस योजना के तहत, अभी मैंने आपको बताया कि जो राज्य के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उनको जितनी भी सरकारी योजना है, उन सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना, यही है इस योजना का उद्देश्य। इस योजना के एक तरीके से जिसके तहत ये बनाया गया था, तो सरकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना, दुआरे सरकारी योजना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ये देखिए इंडिया का आपके सामने मैप खुला हुआ है और ईस्ट की तरफ आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल। आप भी सोचेंगे यार ईस्ट की तरफ है वेस्ट बंगाल, आपको इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ना होगा कि किस तरीके से जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश हो गया और जो वेस्ट की तरफ जो बंगाल बचा वो भारत का स्टेट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसकी तरफ आप जाएंगे तो वेस्ट बंगाल आपको दिखाई देगा, जिसकी देखा जाए एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी अपनी स्वयं की सामुद्रिक सीमा भी है और कुछ राज्यों में देखा जाए दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल जो कि असम से, ठीक है, बिहार से, झारखंड से और उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा में दोस्तों बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा लग रही है। बे ऑफ बंगाल में ही गंगा नदी गिरती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी की, कैपिटल की दोस्तों, तो ये है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इसकी कैपिटल है। कभी ये भारत की कैपिटल हुआ करती थी और वर्ष 1911 में जब घोषणा किया गया था जॉर्ज प्रथम के द्वारा, फिर इसको 1912 में भारत की जो है राजधानी बनाई गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो है सीवी आनंद बोस। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि वर्तमान में यही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, वहां पे जो मुख्यमंत्री है, यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो लोकसभा में इसकी 42 सीटें हैं और राज्यसभा में इसकी 16 सीटें हैं। विधानसभा यहाँ पे देखा जाए एक सदन, यहाँ पे विधायिका जो विधानसभा में कितनी सीटें दोस्तों, 294 सीटें जो है वो इसकी विधानसभा में, ठीक है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स थे जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में बने हुए थे, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। आइए उनको भी देख लेते। देखिए 2023 में मार्च में बर्लिन में एक समिट होने वाली है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट। इसमें जो है पश्चिम बंगाल को जो संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए किस स्टेट को जो है सम्मानित किया जाएगा, पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को। कहां पे, वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में, जो कि बर्लिन, ठीक है, बर्लिन में किया जाएगा। यहां पे हम बात करें पश्चिम बंगाल को, जर्मनी की कैपिटल है दोस्तों बर्लिन, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की एक और योजना है जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। इस योजना के लिए जो है पश्चिम बंगाल की ये जो योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, इस योजना के लिए जो महिला एवं बाल विकास श्रेणी में इसे प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। वही बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धार्मिक स्मारक खोला जाएगा वो पश्चिम बंगाल में ही खोला जाएगा। और कोलकाता की बात करें, कोलकाता जो है वो देश का पहला ऐसा मेट्रो शहर है दोस्तों जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है, ठीक है। तो एक विस्तृत, एक तरीके से बड़ा रजिस्टर, विस्तृत पूरा, उस पर सारी डिटेल जो जैव विविधता से संबंधित है वो सारी डिटेल, यानी कि रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा देश का, वो है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, ठीक है। कोलकाता जो है मेट्रो शहर, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्यता की जो उम्मीदवारी की घोषणा की गई है भारत की तरफ से, वो किया गया है 2028-29 के लिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत ने देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, ठीक है, वहां पे जो यूनाइटेड नेशन देखा जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अस्थायी सदस्यता है उसके लिए भारत ने 2028-29 के लिए उम्मीदवारी की घोषणा किया। यहाँ पे देखा जाए इसकी जो उम्मीदवारी, जो इसके सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे जो अस्थायी सदस्यता वो उनका क्या है, वो एक मासिक रूप से वो बदलते रहते हैं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता भारत को दिसंबर 2022 के लिए मिली थी। अभी देखा जाए यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली है, अभी दिसंबर में है, वो कंप्लीट हो जाएगी, 1 महीने के लिए होती है, 31 दिसंबर को ये पूरी हो जाएगी, ठीक है, भारत की अध्यक्षता।
सुरक्षा, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल में अगस्त 2021 में से दूसरी बार भारत को परिषद की मासिक अध्यक्षता मिली है। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए भारत जो है सुरक्षा परिषद का कितनी बार सदस्य रहा है, यहाँ पे तो 8वीं बार जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। और इसके बाद देखा जाए जब भारत जो है सुरक्षा परिषद में जो जिस तरीके की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें उसमें बहुत सारे सुधारों की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो उसके देखिए वहां पे जो है जो स्टे यहाँ पे जो इसके सदस्य हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए मेंबर्स की बात करें तो 5 जो है परमानेंट है और 10 यहाँ पे देखा जाए तो नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो नॉन परमानेंट जो या जो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनमें जो है अध्यक्षता जो है ये चेंज होती रहती है और ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत लगातार मांग कर रहा है कि उसे भी जो है यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स में शामिल किया जाए और भी बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे सुधार की मांग हो रही है, तो उसमें भारत जो है उस सुधारों की मांग उठाने वाला अग्रणी देशों में रहा है भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कब की दोस्तों, 2028-29 के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ये देखिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है इंडियन नेवी में और इसका नाम देखिए क्या है, वागीर, खरास, कलावरी या फिर खंडेरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए है, वागीर इसका नाम है। ठीक है, इस 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को जिसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो देखिए एक भारत सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट 75, और ये प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। ठीक है, किस क्लास की, तो कलवरी क्लास पनडुब्बी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, वागीर। ठीक है, जिसे और क्या जानते हैं, यार्ड 11,879। ठीक है, वागीर को अभी 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस क्लास की है ये, तो कलवरी क्लास पनडुब्बी है ये, और किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया इसको, प्रोजेक्ट 79 के तहत शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 79 के तहत देखा जाए, ठीक है, तो भारत सरकार जो है यानी कि भारत में 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है ये फ्रांस की कंपनी है, एक ग्रुप है जिसका नाम है मेमर्स नेवल ग्रुप, उसी के सहयोग से इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। और उसी यहाँ पे जो है इसे अभी इसका कार्य पूरा, वागीर जो है इसने अपना परीक्षण कार्य पूरा किया और परीक्षण कार्य करने के बाद ही इसे नौसेना में शामिल किया गया। और ये जो है प्रोजेक्ट 79 के तहत जो 6 पनडुब्बी बनाई जा रही है फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस की जो कंपनी है मेमर्स नेवल ग्रुप, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये जो मुंबई का मझगांव यहाँ पे डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वहां पे ही इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पे है, मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको परीक्षण के लिए शामिल कर लिया गया था। वागीर को 1 फरवरी 2022 में समुद्री परीक्षण के लिए शामिल किया गया था। अपने परीक्षण में काफी सफल रही, उसके बाद इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया। और अगर देखें इधर भी जिस तरीके से भारत सरकार अपनी सामुद्रिक सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास में लगी हुई है, और न सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा बल्कि जो कुछ भी वो निर्माण कार्य कर रही है वो स्वदेशी रूप से निर्मित करने का प्रयास कर रही है। और इधर देखा जाए इसी प्रयास में जो है 24 महीने के भीतर यानी कि लगभग 2 वर्षों में देखा जाए भारतीय नौसेना को दी गई ये 3री पनडुब्बी है। तो एक तरीके से बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं ऐसी चीजों में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये है अभी हाल फिलहाल में वागीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। तो ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है दोस्तों, ये देखेगा INS कोची, INS चेन्नई, INS मोरमुगांव या फिर INS कोलकाता। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए आप सभी लोग। करेक्ट आंसर इज INS मोरमुगांव इसका नाम है। ठीक है, ये क्या है कि स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और इसको अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। देखिए किस तरीके से अभी हमने बताया ना कि हमारी नौसेना जो हमारी इंडियन नेवी है वो काफी मजबूत हो रही है, काफी शक्तिशाली किया जा रहा है, काफी शक्तिशाली हो रही है। जिस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए स्कॉर्पियन, ये सारी चीजें शामिल की जा रही है, उससे हमारी नौसेना शक्ति काफी ज्यादा आगे बढ़ रही। यहाँ पे देखा जाए ये स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल आप देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम क्या है यहाँ पे P-15B वर्ग के दूसरे युद्धपोत भारतीय नौसेना जहाज मारमागुआ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। ठीक है, किस वर्ग के, ध्यान रखिएगा P-15 वर्ग का ये दूसरा युद्धपोत है। नाम क्या है, INS मारमुगांव, जिसको शामिल किया गया है दोस्तों भारतीय नौसेना में, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। इसका जो बात करें
इसकी डिजाइन की बात किया जाए तो इसे देखा जाए, जो ये INS मार्मुगाव है, इसे जो भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो उसके द्वारा इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। मैंने बताया इंडिजिनियसली हम क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस के क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी एक तो दूसरे देशों के प्रति निर्भरता कम होगी, ठीक है, हम दूसरे देश पे नहीं निर्भर रहेंगे और हम अपनी टेक्नोलॉजी को जब खुद ही डेवलप करेंगे, खुद ही बनाएंगे, तो एक तरीके से हमारा जो है आर्थिक बजट भी सही रहेगा। यहाँ पे देखा जाए, ये अगर हम इस INS मार्मुगाव की बात करें तो यह मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक में से दूसरा। देखिए ये विशाखापट्टनम श्रेणी का विध्वंसक है और उसमें से ये दूसरा है, और ये किसके द्वारा निर्मित, तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा मुंबई में, ये बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई देखिए दोस्तों कितनी है, 163 मीटर ये लंबा है और चौड़ाई जो कि 17 मीटर है। और इसके बारे में अगर हम देखें इसकी क्या क्या विशेषता है, सबसे पहली बात तो ये अत्याधुनिक हथियारों यानी कि जो नए नए टेक्नोलॉजी के जो आर्म्स है उनसे ज्यादा ये लैस है। और दूसरी देखा जाए सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस, ठीक है, अगर हम बात करें सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलों को भी इससे तैनात किया गया। ये पूरी तरीके से इससे लैस है, आप यहाँ पे इसकी तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए P-15B वर्ग की ये मिसाइल है, दूसरा युद्धपोत है, ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपका मार्मुगाव, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सशस्त्र बीमा, यहाँ देखिए बीमा हो गया दोस्तों, सीमा होना चाहिए, सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस मनाया गया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखा जाए जो हमारी सीमा को सुरक्षित करता है और जो सुरक्षित और समूह जो है, जो भारत के प्रति समर्पित एक ये बल सशस्त्र सीमा बल, इसका अभी देखा जाए 20 दिसंबर 2022 को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा ये 59वां स्थापना दिवस था किसका, सशस्त्र सीमा बल की। इसकी स्थापना की दोस्तों बात किया जाए, इसकी जब आवश्यकता लगी, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो उन सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस बल को जो है स्थापना की गई। कब दोस्तों, तो इसके बारे में देखा जाए तो ये 1962 में, नवंबर 1962 में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से, ध्यान रखिएगा प्रारंभ में इसका नाम ध्यान रखिएगा, विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल का गठन का विचार किया गया था। और बाद में जो है इसकी स्थापना कब की गई, मार्च 1963 में किया गया, ठीक है। ये जो है ये बल हमारे जितने भी सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र हैं, उनकी क्या करता है, ये रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इसकी जो तैनाती की जाती है दोस्तों, ये नेपाल और भूटान से लगी जो सीमा है वहां पे वहां उस सीमा की निगरानी करने के लिए इसकी तैनाती की जाती है। यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन कौन से हैं, जिसमें से एक सशस्त्र सीमा बल भी है। तो उसमें से ये एक है, कौन कौन से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ध्यान रखिएगा CRPF, केंद्रीय रिजर्व CRPF, ठीक है, ये भी क्या है, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। दूसरा देखा जाए सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। ये क्या है, ये भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसमें से एक भी कौन है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल है, उनमें से ये एक है। और ये किसकी देखरेख में कार्य करता है, किस मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय की। ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्रालय की नहीं, गृह मंत्रालय की, इसी में आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये गृह मंत्रालय के देखरेख में ये बल कार्य करता है, जिसका स्थापना दिवस हम 20 जनवरी को मनाए, 20 दिसंबर को मनाए। कौन सा था ये, 59वां था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है। काफी अच्छी ये योजना लगी मुझे, और मुझे लगता है हर राज्य सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए। आइए इस योजना के बारे में समझते हैं। तो ये तमिलनाडु सरकार की जो ये योजना है, इसे प्रारंभ तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, और वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अनिल मंगेश, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के माध्यम से देखिए इस योजना को क्यों लॉन्च किया गया है। कोई भी योजना शुरू होती है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है अगर केंद्र की योजना है तो किस मंत्रालय के द्वारा, किस उद्देश्य से, और उसका लक्ष्य क्या है, ये पूछा जाता है। चूंकि आपका ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है तो ध्यान रखिएगा ये बस डायरेक्ट पूछ सकता है कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किसके द्वारा शुरू की, किस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा।
तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और जितने भी जो उस राज्य के जो असमर्थ लोग हैं, जो लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से सीधे उनको किताबें जो है पुस्तकालय पहुंचाई जाएगी, किताबें सीधे उन तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो ये राज्य के द्वारा संचालित ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उन तक पहुंचने में जो असमर्थ लोग हैं उस राज्य के, उन तक सरकार जो है किताबों की व्यवस्था, बुक्स की व्यवस्था कराएगी, जिससे कि उनकी किसी भी तरह से जो शिक्षा प्रभावित ना हो। ठीक है, ये योजना देखा जाए उन्हें लाभान्वित करेगी। ये योजना बेसिकली उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी जो लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाते, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है लाइब्रेरी व्यवस्था उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ये ऐसे कौन से लोग हैं, जैसे कोई विकलांग हो जो वहां तक नहीं जा पा रहा है, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं, जो पेशेंट है, अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लाइब्रेरी तक, तो लाइब्रेरी ही उन तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से देखा जाए यही इस योजना का उद्देश्य है। बेसिकली सरकार जो है ऐसी योजनाओं को चला रही है, उसके पीछे क्या जो है कारण क्या है, ये ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना। तो जो हमारा समाज है, देखिए समाज को ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तरीके से एजुकेशन को वहां पे बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए वहां के लोगों के, वहां की सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। तो आधार कार्ड जो है, तो आधार जो है अनिवार्य कर दिया है अपनी सभी योजनाओं के लिए जिस राज्य सरकार ने, वो देखिए और कोई नहीं, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु को हम फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने एक निर्णय लिया और वहां पे जो है जितनी भी योजनाएं हैं और जो उनका वितरण है उन योजनाओं को, उस पर पारदर्शिता लाने के लिए वहां की सरकार ने सभी योजनाओं के लिए क्या किया, आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पे सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि जो सभी जो सरकारी जो योजनाएं हैं, जो जितनी भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके जो लाभ, जो जिसका लाभ ये ले रहे हैं, जो पात्र हैं जो लोग उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए, ठीक है, कौन भाई, नाबालिग बच्चों के अलावा, तो उन्हें क्या है, आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो उनको क्या करना होगा, अगर वो सरकार के द्वारा चलाई गई किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उस योजना का लाभ लेने के लिए या फिर वो पात्र है किसी योजना के लिए, तो भाई सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनका आधार कार्ड पे जो नंबर रहता है उसका प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, लाभ लेने के लिए आधार कोड जोड़ना पड़ेगा, अपनी एक आइडेंटिटी, वो भी आधार। वहां पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी पेंशन भोगी हैं, जो राज्य द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के लिए जो है आधार अनिवार्य कर दिया गया है। एक तरीके से ये कदम जो है सरकार का, वो क्या कर रहा है, योजनाओं और साथ ही साथ जो योजना का लाभ लेने वाले यानी कि पात्र लोग हैं उनके बीच क्या पारदर्शिता लाना और दक्षता लाना, यही सरकार का उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा, अपने सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य करने वाला देश का राज्य कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ही क्या किया है, फ्रेंड्स लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया ना, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, उसको लॉन्च किया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए ये 13वीं बैठक होगी WTO की, जो मंत्री स्तरीय बैठक है 2024 की। ध्यान रखिएगा, मतलब 2023-2024 आना, तो अभी तो 2023 आ रहा है, उसके एक साल के बाद 2024 में जो मेजबानी कर रहा है वो कौन देश कर रहा है दोस्तों, UAE करेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो है इसकी 13वीं WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की जाएगी। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे 2024 फरवरी में ये बैठक की जाएगी, मंत्री स्तरीय जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय बैठक, और ये 2024 में जो होगी वो 13वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की, तो ये एक तरीके से सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, किसका दोस्तों, WTO का। ठीक है, तो जो सर्वोच्च यहाँ पे ये जो सम्मेलन किया जाता है मंत्रियों का, तो वहां पे सारे लोग जो है इस जो WTO के जो सदस्य देश हैं उनके जो प्रमुख रहते हैं, यानी कि जो मंत्री जो है मंत्री स्तरीय लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बैठ करते हैं, और एक तरीके से सर्वोच्च निर्णय लेने वाला ये निकाय होता है। और इसकी बैठक देखा जाए आमतौर पर 2 साल में होती है। ठीक है, इस साल इसकी बैठक हुई थी, जून में हुई थी, 12 जून से लेकर के 17 जून के बीच में हुई थी। 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, कहाँ पे दोस्तों, जेनेवा में इसका आयोजन किया गया था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, अब 2 साल बाद तो 2024 होना चाहिए, जो कि कहां पे होगा दोस्तों, ये UAE में होगा। यहां पे देखा जाए इस बैठक में जितने भी WTO के जो सदस्य देश हैं
वो एक साथ ठीक है, एक साथ आते हैं एक तरीके से, और कोई भी किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेते हैं। तो कोई भी जो बहुपक्षीय व्यापार मतलब कई पक्षों से जो बीच में व्यापार हो रहा है उससे संबंधित कोई भी व्यापार समझौता है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है WTO से संबंधित, ठीक है। चूंकि हम बात कर रहे हैं WTO, हमने बताया था कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसके संबंधित कुछ और भी चीजें पढ़ लें। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। एक पहले से ही एक संगठन चला आ रहा था जिसका नाम है दोस्तों शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, गेट, ठीक है। गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी के स्थान पे, इस गेट के ही स्थान पे WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पे? गेट की। इसका जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। जेनेवा में ही इस साल 12वां जो बैठक हुई थी मंत्री स्तरीय WTO की बैठक, वो जेनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स जो है 164 इसके मेंबर्स हैं, और इसका में महानिदेशक जो है वो है डॉक्टर गोंजी ओकोंजा इवेला, ठीक है। ये WTO के महानिदेशक हैं और ये नाइजीरिया के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीसीएस में पूछा गया था कि किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा WTO से रिलेटेड। चलिए आप मुझे बताइए कि गेट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये जो गेट हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसके स्थान पे WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए गेट की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केपटाउन टू रियो रेस। केपटाउन जो कि साउथ अफ्रीका में, रियो जो कि ब्राजील में है, उनके बीच में एक रेस होगी और 2023 में ये 50वें संस्करण में कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? तो जो कि केपटाउन टू रियो रेस जिसका 50वां संस्करण 2023 में आयोजित होने वाला है, उसमें भारत की तरफ से जो जहाज हिस्सा ले रही है वो है INSV तारड़ी, ठीक है। ये जहाज हिस्सा ले रही है, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक मैप खुला है, यहाँ आपको ब्राजील दिख रहा है और यहाँ पे इसका रियो डी जेनेरियो और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का केपटाउन। इनके बीच में एक रेस होगी और इस रेस में देखा जाए, और ये जो रेस है 2023 में ये 50वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत की तरफ से INSV तारड़ी जो है वो भाग ले रही है। ये एक समुद्री नौका जो है नौकायान दौड़ है जो कि कब शुरू होगा दोस्तों? केपटाउन से शुरू होगा 2 जनवरी 2023 को, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका समापन जो होगा वो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां पे इसका समापन होगा, ठीक है। INS तारड़ी के जो कैप्टन होंगे जो इस पूरे जहाज के जो है इस नौकायान का संचालन करेंगे, कैप्टन उनका नाम है अतुल सिन्हा, ठीक है। अतुल सिन्हा जो है इसका पूरा संचालन करेंगे और ये दौड़ जो है जितने भी ट्रांस अटलांटिक, ध्यान रखिएगा ये बीच में जो है ना एस शेप में, ध्यान रखिएगा ये अटलांटिक महासागर है और ये ट्रांस अटलांटिक महासागर की दौड़ों में सबसे प्रतिष्ठित दौड़ मानी जाती है, ठीक है। इसमें देखा जाए इस ट्रांस समुद्री यात्रा में 5 से 6 महीने की अवधि में जो है अवधि की यात्रा होगी। इसमें बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने होंगी। जो है चालक दल, इनमें भारत जो चालक दल है उनको भारतीय अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों की चरम मौसम, खराब समुद्री परिस्थितियों का सामना करना होगा इस नौकायान दौड़ के दौरान, ठीक है। अगर हम INS तारड़ी की बात करें तो INSV तारड़ी जो है 2017 में नाविका सागर परिक्रमा, ध्यान रखिएगा 2017 में नाविका सागर परिक्रमा हुई थी और इसमें ऐतिहासिक अभियान में सभी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में परिक्रमा करने के लिए जाना जाता है। तो ये पूरी महिला ही थी, ठीक है, जितनी भी महिला अधिकारी थी और उन्होंने इस INS तारड़ी के माध्यम से पूरी दुनिया का एक तरीके से परिक्रमा किया था, इसलिए INS तारड़ी को जाना जाता है और यही शामिल हो रही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा और आज का लास्ट MCQ है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये देखा, ध्यान रखिएगा, अभी ये रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 68वीं रैंक है इसकी, है ना। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखा जाए ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जिसको एक ब्रिटिश साप्ताहिक है जिसका नाम है दोस्तों द इकोनॉमिस्ट, उसके द्वारा जारी किया जाता है और इस साल का देखा जाए जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है उसमें भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? 68वें स्थान पे भारत है, ठीक है। कौन से स्थान पे है? 68वें स्थान पे है और फर्स्ट स्थान पे जो है पहले स्थान पे फिनलैंड है।
जो रिपोर्ट के जो तीसरे वर्ष के लिए बताया गया है कि जो वैश्विक खाद्य पारितंत्र है उसमें गिरावट दर्शाया गया इस रिपोर्ट में, और ये एक तरीके से खाद्य सुरक्षा को जो है खतरा पैदा कर सकता है। खाद्य सुरक्षा के सामने जो भी वैश्विक अगर खाद्य का उत्पादन भी होगा नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए एक तरीके से चुनौती तो है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर हम देखें देशों की स्थिति क्या रही है, अगर हम टॉप 10 में देखें जो शीर्ष 10 पायदान में जो देश रहे हैं उसमें 8 जो है वो यूरोप की, जिसमें फिनलैंड जो है 83.7 स्कोर के साथ सबसे पहले स्थान पे। इसके बाद आयरलैंड है, इसका स्कोर 81.7 समथिंग है, और यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्वे जो है तीसरे स्थान पे। तो ये लोग जो है खाद्य सुरक्षा के मामले में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और फिनलैंड टॉप पे है। इन देशों को ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के सभी 4 स्तंभों पर उच्च स्थान, जितने भी देखिए 4 स्तंभ के माध्यम से निकाला जाता है, और इन तीनों देशों, यहाँ पे फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे, इन सभी को जो है इन चारों स्तंभ में काफी हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। और शीर्ष 10 सूची में जो गैर यूरोपीय देश है वो कौन से दोस्तों, जापान है और कनाडा है, ठीक है। बाकी 8 तो यूरोपीय देश है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भी, हम अफ्रीका में भी देख लें तो अफ्रीका में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित जो देश था पहले ट्यूनीशिया था, लेकिन इस साल देखा जाए ट्यूनीशिया को दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है, पीछे ढकेल दिया है, और वो क्या है, अफ्रीका में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देशों में बन गया है, ठीक है, अफ्रीका। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया गया, किसके द्वारा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बिडेन के द्वारा किया गया, यानी कि अमेरिका पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया समलैंगिक विवाह कानून पर। वही बात करें औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है किस कंट्री ने, कोसोवो। तो कोसोवो के बारे में आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा आप मैप खोलेंगे और आप बताइए कोसोवो किधर स्थित है, कोसोवो का कैपिटल क्या है, और कोसोवो की करेंसी क्या है। आप मुझे कोसोवो के बारे में बताएंगे तो आज आपका काम है एटलस से रिलेटेड, ठीक है। और इसी ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वही बात करें अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति के द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, ध्यान रखिएगा वडोदरा जो कि गुजरात, उसका पहला जो है कुलाधिपति नियुक्त किया गया किसे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को किया गया, ठीक है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति कौन बने दोस्तों, अश्वनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। वही बात करें 5वीं बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ चैंपियनशिप 2022 नामित किया गया किसे, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल को, ठीक है। और लास्ट है हमारा एक बुक है जिसको भी हाल फिलहाल में विमोचन किया गया है, तो द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अ सर्टेन टाइम। इस पुस्तक की लेखिका कौन है दोस्तों, तो मिशेल ओबामा जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा, उनकी ये पत्नी मिशेल ओबामा, उन्हीं की ये बुक है। ये बुक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जिसमें हम लोगों ने चीजें डिस्कस किया। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और अपना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत समय नहीं है, ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें अब आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की अभी इसे शुरू कर लीजिए, अभी भी थोड़ा इतना टाइम है कि आप अपने सिलेबस को एक बार रिवीजन करके, एक बार पढ़ के एक बार रिवीजन कर भी सकते हैं, इतना भी टाइम है तो, लेकिन अभी से जुट जाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।